नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर कमोडिटी से जुड़े हुए सिर्फ सवाल भेजें। इक्विटी मार्केट का सवाल इस नंबर पर नहीं भेजें, आप हमारे दूसरे नंबर पर इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जिगर धर्मशी है मोतीलाल ओसवाल से और अजय केडिया है, एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटीज के। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ आरएस पांडे साहब भी हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव है, जो क्रूड मार्केट पर बात करेंगे। तो आज अगर नॉन एग्री की मार्केट की बात करें तो चौतरफा बिकवाली आज देखने को मिल रही है। चांदी देखिए 1000 रुपए तक फिसल चुकी है। कल भी हमने 1500 रुपए तक के आसपास की गिरावट देखी थी और आज भी यहां पर कमजोरी है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी 200 रुपए के आसपास की गिरावट है। 50,850 के आसपास फिलहाल कारोबार हो रहा है। क्रूड गिरावट यहां पर ज्यादा है। एमसीएक्स क्रूड तो करीब 4% तक नीचे है। ब्रेंट क्रूड भी 2.5% तक कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स में भी चौतरफा गिरावट है। कॉपर 1.5%, 2.5% तक एल्युमिनियम फिसल चुका है। 196 रुपए तक भाव आ चुके हैं। जिंक की बात करें तो यहां पर भी करीब 2% की गिरावट है। 270 रुपए के आसपास जिंक भी आ चुका है। लेड में भी 1% तक की गिरावट है, लेकिन क्रूड में सबसे ज्यादा गिरावट है। क्या खबर है, क्यों ये गिरावट आई है, आरएस पांडे साहब से समझते हैं। सर, क्यों क्रूड में ये गिरावट आई है और आप क्या सेंस करें? आपको लग रहा है कि यहां से गिरावट और बढ़ने वाली है क्रूड में? ये थोड़े दिन पहले ओपेक प्लस के देशों ने अपने प्रोडक्शन में कटौती की घोषणा की थी 2 मिलियन बैरल पर डे, और वो इसलिए की थी कि 90 से दाम वो कम होने देना नहीं चाहते थे। तो चाहे ग्लोबल डिमांड रिसेशन की जो भी स्थिति थी, उन्होंने इसको काट के 90 से ऊपर बढ़ाने की कोशिश की। वो 90 से ऊपर चढ़ भी गया, लेकिन बहुत ज्यादा चढ़ना सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेशन एक सत्य है जो यूरोप में और अमेरिका में पूरी दुनिया मान रही है कि ये रिसेशन हो रहा है। चाइना की जहां तक बात है, चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी लोगों ने अडॉप्ट की है। तो जहां भी कोविड का सिचुएशन थोड़ा खराब होता है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी कमी आ जाती है। तो उसके चलते डिमांड बढ़ नहीं पा रहा है, और ये जो 90 से पार वाली जो बात है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें इसी आसपास के 90 के ऊपर ये सऊदी अरबिया का और ओपेक प्लस के देशों का है कि इसे घटने नहीं देंगे। अमेरिका ने 1 मिलियन बैरल पर डे जो अपने रिजर्व से निकालने के प्रोडक्शन देने की जो बात करी थी, वो भी अब थोड़े दिन के बाद खत्म होने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि चाइना में कोविड की स्थिति कैसी रहती है। अगर कोविड की स्थिति वैसी ही रही और चाइना की सरकार जीरो कोविड पॉलिसी पर कायम रही, तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, और डिमांड बढ़ेगा नहीं तो यही 90 के आसपास ये चलता रहेगा। आगे ये प्राइस कैप की स्थिति क्या होती है रशियन ऑयल पर, और रिसेशन का कितना गहरा असर होता है, ये देखने की बात होगी। इसी पर आगे का जो क्रूड का मार्केट है वो डिपेंड करेगा। और जिस तरह से चीन के कई मेजर सिटीज में कोविड डिटेक्शंस जो हैं वो अगस्त के बाद सबसे ज़्यादा हो गए, क्योंकि वीक लॉन्ग हॉलीडे के बाद जब वहाँ पर बाजार खुले हैं तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है। और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रिक्ट तौर पर वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी और मिड नवंबर तक इस तरह की टेस्टिंग वहाँ पर जारी रहेगी, और फिर से लॉकडाउन की संभावनाएं वहाँ पर कई शहरों में तेज हो गई। शुक्रिया पांडे जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और क्रूड मार्केट के बारे में समझाया। अब चलिए वायदा की बात करते हैं कि वायदा में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। दोनों तरह के मूव देखने को यहां पर मिल रहे हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है, कैसे ट्रेड करना चाहिए ऐसे मार्केट में? ऑप्शंस के जरिए कुछ रणनीति है क्या आपके पास? सर नमस्कार सर।
जी, जैसे विश्वमन जी हमने देखा कि ओपेक की कट के बाद जो है पांडे जी ने भी कहा डेफिनेटली ओपेक का कट काफी सरप्राइजिंग था, जिसके बाद हमने 7600 का भी लेवल छूते हुए देखा। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट थी, ये भी प्राइजेस को सपोर्ट कर गया। बट पिछले 2 दिनों से रुपए में मजबूती लौट रही है। कोरोना कंसर्न चाइना में फिर से लहराता हुआ दिखाई दे रहा, रिसेशन का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे टाइम पे दो रणनीति बना के चल सकते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला है सिंपल प्लेन वैनिला पुट लेकर कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम प्राइस देखें तो 7300 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। जो 200 का पुट आप लेके चल 7300 का पुट 200 में ले सकते हैं। 100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का टारगेट, बिकॉज हम समझते हैं नीचे में 6950 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी रणनीति आप बैट स्प्रेड करके भी बन सकता है, जहां पे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। 7300 का एक पुट ले लीजिए और 7000 का एक पुट बेच दीजिए, तो 100 रुपए का फंडिंग हो जाएगा। 100 रुपीज के कॉस्ट में आप बैट पुट स्प्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन के जरिए भी आप कच्चे तेल में ट्रेड करके चल सकते हैं। फिर दोनों तरह की स्ट्रैटेजी है, या तो आप सीधा पुट खरीदिए या फिर 7300 की पुट खरीदिए और 7000 की पुट को बेच दीजिए, ताकि जो एक दायरा इनको लग रहा है कि वहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो 7000 के दायरे के लिए वो 7000 के स्ट्राइक की पुट आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7300 के पुट को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भी है, आप काम कर सकते हैं ऑप्शंस में। आप क्या रणनीति सलाह देंगे ट्रेडर्स को, जिगर? गुड इवनिंग। सी देखिए, क्रूड में जिस तरह से ये काफी इतनी वॉलेटिलिटी है और हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा करेक्शन आया है तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि नो डाउट मेरा बायस थोड़ा साइडवेज टू लोअर है 1-2 दिन के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन में अगर कॉल पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कम प्रीमियम वाला कोई अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो 7000 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर ध्यान रख के चल सकते हैं, जो अभी तकरीबन 90 के करीब चल रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड अभी थोड़ा सपोर्ट पे है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो वही जो 90 वाला पुट ऑप्शन 7000 का, तो उसका मुझे लगता है कि प्रीमियम तकरीबन 75 से 55 का रेंज एक बार मिल सकता है, वहां पर खरीदे। 10 रुपए के करीब का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है कि क्रूड का प्राइसेस और नीचे गिर सकता है ओवरऑल आने वाले 1-2 दिनों में, तो 200 तक का प्रीमियम ऊपर में आता हुआ मिल सकता है। तो 7000 का पुट ऑप्शन थोड़ा निचले 100 रुपए खरीद के चल सकते हैं। दूसरी जो स्टेप स्ट्रेटेजी अगर करनी हो और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना हो, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बेच के चल सकते हैं। 8500 का कॉल ऑप्शन और नीचे में 6800 का पुट ऑप्शन दोनों ही बेच के चल सकते हैं। कमांड प्रीमियम तकरीबन 70s के क्लोज पे है, तो दोनों को बेच के चलिए। 100 के करीब का स्टॉप लगाए और 0 के करीब जाता हुआ ये एक्सपायरी के करीब तक के लिए होल्ड करके चल सकता है। तो मुझे लगता है बायस साइडवेज टू लोअर रहेगा, बट यस 7000 के नीचे से ज्यादा फिसलता हुआ नहीं दिख रहा है इस वक्त में। ओके, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, इसलिए केडिया जी को भी लग रहा था कि 7000 के पुट को आप बेचकर भी जा सकते हैं और 7300 के पुट को खरीद कर। इनकी भी स्ट्रैटेजी है कि नीचे 6800 के पुट और ऊपर की तरफ के जो आउट ऑफ मनी कॉल है वो भी वहां पर आप बेच सकते हैं। और साथ ही एक 7000 की पुट अगर आपको खरीदने की सलाह जिगर दे रहे हैं, लेकिन जो करंट भाव पर मत खरीदें, 90 के आसपास अभी उसका प्रीमियम चल रहा है। जब यहां से हल्की रिकवरी आती है क्रूड में, जो गिरावट कम होती है, तो भाव हो सकते हैं नीचे की तरफ गिरकर 75 से 55 के बीच में मिले, वहां पर आप एंट्री करें। लेकिन ट्रेंड कमजोरी का है तो प्रीमियम और भी आपको फिर बढ़ेंगे आगे चलकर, तो उस भाव पे एंट्री करेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर होगा। लेकिन ट्रेंड एक गिरावट की है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की नहीं है, तो एक रेंज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते और गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी 2 दिनों में 2500 रुपए तक सस्ती हो चुकी है चांदी। केडिया जी, क्या यहां से और गिरावट आपको चार्ट पर दिख रही है चांदी में क्या? विजय जी, डेफिनेटली चांदी की अगर हम बात करें तो टाइमिंग प्राइजेस के अंदर एक गिरावट है। पिछले हफ्ते में अच्छी खासी तेजी हमने चांदी में देखी थी, बट कल के सेशन में फेड के मिनट्स आने हैं, परसों इन्फ्लेशन के नंबर्स आने, जिसके चलते प्राइजेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है $19 के करीब इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 57,500 57,300 तक का एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है। वहां तक आज और कल 2 दिन गिरावट का रहेगा, बट इन्फ्लेशन के नंबर सरप्राइज दे सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है बुलियन में वापस एक उछाल मिलना चाहिए। तो टाइम बिंग 57,500 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। आज और कल 2 दिन मार्केट में वीकनेस है, परसों से वापस रिकवरी चांदी में देखने मिल जाएगी। यानी आज और कल यहाँ पर कमजोरी है, तो इस कमजोरी में लोअर लेवल पे बाद में जाके खरीदे, अभी खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से नहीं है। आज जो इनकी कॉल है करंट लेवल के आसपास ही 58,300 अभी फिलहाल भाव है चांदी का, यहीं पर बेच सकते हैं 57,600 के टारगेट के लिए नीचे में। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, काफ़ी वॉलेटाइल रहती है चांदी। 58,700 के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। जिगर, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू क्या है आज के लिए?
प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो नो डाउट हायर लेवल से एक सेलिंग आता हुआ दिखा है, और ये जो सेलिंग आया है वो हमने देखा कि नॉन फार्म पेरोल डेटा और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा काफी अच्छा आया था यूएस की तरफ से। उसके बाद ये सब मोमेंटम रिवर्स हुआ है हायर लेवल से, और मुझे लगता है कि ये जो रेट हाइक्स का कंसर्न है कि एग्रेसिव रेट हाइक्स आगे भी होते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं मार्केट में सराउंडिंग रहेगा हमेशा गोल्ड और सिल्वर के लिए आगे आने वाले 1-2 महीनों के लिए। तो हर हायर लेवल्स पे हमको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर आता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग का लेवल जरूर रहेगा, बट मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, बिकॉज दूसरी जो अनसर्टनिटीज है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी बहुत सेफ्टी का बाइंग जरूर रहेगा। और दूसरी तरफ हमारे मार्केट्स में जो रुपये का भी डेप्रिसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को नीचे में प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो गोल्ड की बात करें तो 50-850 के दरमियान में अगर मिलता है तो वहाँ बिकवाली का मौका लेना चाहिए। 50-550 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो हल्की सी रिकवरी है 200-300 रुपए की, तो वहां पर बिकवाली करके चले 58,500 के करीब, और नीचे में 57,700 से 500 का लेवल आता हुआ दिख सकता है आज के सेशन में या कल तक के सेशन में। तो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चलिए अब फटाफट से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? 648 के आसपास भाव है। केडिया जी क्या करें? कृष्ण को क्या सलाह देंगे आप? देखिए कॉपर में भी हमने उम्मीद ये था कि चाइना मार्केट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर गेन आएगा, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक बड़ा दायरा कॉपर में अटक चुका है जो 640 से 670 के बीच में है। ग्लोबल मार्केट में इन्वेंट्रीज तो कम है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई सपोर्ट चाइना की तरफ से नहीं आ रहा है। वहाँ पे इनफैक्ट कोविड की वजह से लॉकडाउन भी अनाउंस हो रहे हैं, कुछ जगह पे 2 सिटीज अंडर थ्रेट है। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है 650 के नीचे काउंटर वीक है, 650 के नीचे बेच के चलिए, 654 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। टाइमिंग नीचे 644 तक का लेवल दिखा देगा, बट एग्रेसिव सेल साइड मत करिए, बिकॉज कॉपर के अंदर हमने देखा प्रोडक्शन कंसर्न्स भी है, और साथ में ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेंट्रीज है वो भी काफी लोअर लेवल्स पे है। तो आई थिंक 644 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक क्या नीचे की तरफ 260 रुपए तक आ सकता है? जिगर लग रहा है कि आपको 260 का, 270 के आसपास है जिंक का भाव फिलहाल? देखिए जिंक का जो बायस है वो अभी साइडवेज टू नेगेटिव जरूर से है, बट जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए, नो डाउट, बिकॉज इसके काफी कुछ फंडामेंटल्स है वो तो प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है, बट बिकॉज चाइना कंसर्न्स है, बाकी ग्रोथ कंसर्न्स है, जिसके वजह से प्राइसेस में उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा और प्राइसेस में तेजी नहीं आ रही है। तो मुझे शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर से दिखता है। मैं 260 तो नहीं, बट मुझे लगता है कि 260-265 के लेवल के करीब तक आ सकता है और वहां से फिर रिवर्स हो जाएगा। तो अगर इनको ट्रेडिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी लेना है तो मुझे लगता है कि 71-72 के रेंज में एक बार सेलिंग का मौका ले सकते हैं। 74 का स्टॉप लगाइए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव 268 और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 265 का टारगेट आता हुआ दिख सकता है, उससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है। स्ट्रेटजी के साथ 272 में बेचे, 268 का टारगेट और 274 के बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। अस्मिता है मुंबई से, 2 सवाल हैं इनका। एक सवाल है क्रूड में बाई या सेल क्या करें, और दूसरा सवाल एनजी को लेकर है उनका। एनजी उन्होंने 579 रुपए में खरीदा है, अब क्या करें? किरिया जी क्या सलाह देंगे? क्रूड में पहले बताइए बाई या सेल, और 579 की एनजी जो बाइंग है उसमें क्या करें? देखिए सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो फंडामेंटल टाइमिंग तो मंदी का है। जिस ढंग से हमने रैली की है उसके बाद 2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। नो डाउट लग रहा था कि जो एस्केलेशन है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट एज ऑफ नाउ उसका कोई अपडेट नहीं है, तो हम लोग सेल साइड रहना ही पसंद करेंगे। तो 7350 पे बेच के चलिए, 7450 का स्टॉप लॉस रखिए, 7200 तक का टारगेट इमीडिएट है, बट ओवरऑल 7000 तक का भी लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, तो बिकवाली करके चल सकते हैं। वही नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि मार्केट एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, जहां पे हमें लगता है कि 530 का एक अच्छा खासा सपोर्ट प्राइजेस पे आता हुआ दिखाई देगा। तो सलाह रहेगी कि मार्केट में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है 50 के आसपास तो बिकवाली या एक बार एग्जिट कीजिए। 530-525 तक के लेवल दिख सकते हैं। थर्सडे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के बाद हमें लगता है प्राइजेस के अंदर गेन आएगा, और वेदर कंडीशन पे ध्यान रखिए, क्योंकि धीरे धीरे यूरोप और यूएस में अब ठंड बढ़ना चालू हो जाएगी जो गैस को सपोर्ट करेगी। बट अगले 2 सेशन के लिए मुझे लगता है कि 525-526 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से, जनवरी 2023 तक का ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको ग्वार सीड में? ग्वार सीड में जो हमने फंडामेंटल्स अभी एज ऑफ नाउ जब रीड आउट किए थे तो हमें लगा कि 1 करोड़ के ऊपर के आसपास की क्रॉप रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। फंडामेंटल साइड कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं है, अराइवल्स भी है सामने,
और रिसेशन फियर है, जिसके चलते 15 नवंबर तक तो हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। 15-20 नवंबर के बाद मार्केट में तेजी आएगी। जो मार्च तक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि प्राइजेस स्लो एंड स्टडी 5800 का पहला लेवल है, 5800 के ऊपर 6400-6500 तक के भी लेवल दिखा देंगे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म 6-8 महीने में तेजी है, बट अभी 1-1.5 महीना मार्केट कंसोलिडेट और एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगले दर्शक है संदीप अरोड़ा हैं फरीदाबाद से। क्रूड का आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानना चाह रहे हैं। क्या रेंज आप देख रहे हैं? सपोर्ट भी बता दीजिए और रेजिस्टेंस भी बता दीजिए जिगर, आज के लिए सिर्फ। तो आज का जो इमीडिएट लो है 7290 वही क्रूड का सपोर्ट है, और वही एक ब्रेकडाउन लेवल भी है क्रूड के लिए। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में तकरीबन 7200 के बिलो का भी सेलिंग लेवल आ सकता है। तो वेरी इमीडिएट बेसिस पे 7290 का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएट 7350 और थोड़ा मेजरली देखे तो 7410 का रेजिस्टेंस है। बट जिस तरह से हमने कहा कि जो बायस है वो साइडवेज टू नेगेटिव है, तो सेल बिलो का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सपोर्ट के नीचे जाए प्राइसेस अगर फिसलते और वहां आधा घंटा सस्टेन करता है तो सेल बिलो करके चल सकते हैं 7170 के टारगेट के लिए, और 7350 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगले दर्शक हमारे साथ है आर्यू पटेल है। कॉपर में आज शाम के लिए क्या करना चाहिए? केडिया जी, आज शाम के लिए कॉपर में क्या ट्रेड लें? देखिए, मॉर्निंग से मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। 650 के नीचे बिकवाली करके चलिए, 644 तक का टारगेट देखने मिल जाएंगे। चाइना ओपन तो हो चुका है, बट जो कोरोना का कंसर्न वापस है, ये बेस मेटल पे दबाव दे रहा है। तो लिमिटेड डाउनसाइड है, बट 644 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से। क्रूड इन्होंने 7320 रुपए में बाई किया है। आगे क्या करे और आज गोल्ड में किस पोजीशन से ट्रेड करें? सबसे पहले जिगर बता दीजिए कि 7320 रुपए की बाइंग है, क्या ये ट्रेड सही है? क्या करे, कहां पर निकले? उनके ट्रेड के आसपास ही है भाव अभी, हालांकि नुकसान में नहीं है, करंट लेवल पर ही है। क्या करना चाहिए और गोल्ड में किस तरह से ट्रेडिंग करें? देखिए, क्रूड की जिस तरह से अभी बात की हमने 70 to 90 का ही सपोर्ट है और प्राइसेस उसके ऊपर चल रहा है और इनके एंट्री लेवल के करीब ही चल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, 70 to 90 का स्टॉप मेंटेन करके चलिए। और ऊपर में अगर मुझे लगता है कि 7350 के करीब भी आया तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल ही मोमेंटम ट्रेड, बिकॉज जो ओवरऑल बायस है वो साइडवेज टू नेगेटिव का है, बड़ा मोमेंटम सेल का लग रहा है। तो बहुत ज्यादा बाई में होल्ड नहीं करना है। ऑन द आइदर साइड 70 to 90 ब्रेक हो गया तो स्ट्रिक्टली क्रूड में से एग्जिट कर लेना है। गोल्ड की बात करें तो जैसे हमने कहा कि गोल्ड में और सिल्वर में शॉर्ट टर्म बायस थोड़ा 1-2 दिन के लिए साइडवेज टू नेगेटिव है। तो गोल्ड में आज के लिए अगर 50,850 के करीब का लेवल आता है, वहां बिकवाली करने का मौका लेना चाहिए। 51,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और निचले स्तरों पे 50,550 के लेवल्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला सवाल केडिया जी के लिए। अनुज गुप्ता है झांसी से। सिल्वर इन्होंने 60,965 से बाई किया है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें अब? केडिया जी बता दीजिए, इन्होंने काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, चांदी लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी है, बट जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी तेजी देखी, एक प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है थोड़ा रिस्क है मार्केट में। 1000 पॉइंट तक का मैक्सिमम 57,500 57,300 तक का लेवल एक बार दिखा दे। कल फेड के मिनट्स के बाद आई एम वेरी मच बुलिश। तो एज ऑफ नाउ ऑलरेडी आपसे सलाह है कि कभी भी अगर सोने चांदी में अभी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। टाइमिंग एवरेज के लिए अगर आप देख रहे हो तो अभी मत कीजिए। कल के सेशन में शाम को 57,200-300 तक मिलता है तो एवरेज कीजिए। आई थिंक मंथ एंड तक की अगर हम बात करें तो वापस प्राइजेस 60,000 के करीब जाते हुए दिखाई देंगे, बट 57,200 के आसपास आपको एक एवरेज करना चाहिए। चलिए अब अगले दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, लेकिन केडिया जी ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन और कॉटन केक दोनों के लिए क्या आप किस तरह से ट्रेड की सलाह दे रहे हैं और आपका व्यू क्या है दोनों ही काउंटर पे, कॉटन पर और कॉटन केक पर? देखिए, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में अभी थोड़ा लंबा व्यू मत बना के चलिए, बिकॉज टाइमिंग हम देख रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान यहाँ पे बरसातें भी है, जिसकी वजह से कुछ क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट है और अराइवल्स में भी डिले हुआ है, जिसकी वजह से ये रैली आई थी। इंटरनेशनल में भी अब प्राइजेस में गिरावट आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा लंबा व्यू हम 20 अक्टूबर के बाद बना के चलेंगे। टाइमिंग M6 की अगर बात करें तो अच्छी तेजी आ चुकी थी, जो 35,300 का लेवल दिखा दिया था। एज ऑफ नाउ दबाव रहेगा, जो 32,900 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है कॉटन सीड कॉटन को। और कॉटन सीड ऑयल केक में हम मान के चल रहे थे कि 2500 2550
मैक्सिमम हायर साइड में रहेगा, बट जिस ढंग से कॉटन में दबाव बनना चालू हुआ है, कॉटन सीड ऑयल केक में भी दबाव रहेगा, जो 2360-70 का लेवल मिल जाएगा। बट अगेन अक्टूबर मंथ में कोई बड़ी पोजीशन ना बनाई है, अक्टूबर के बाद ही सिचुएशन और क्रॉप सिचुएशन देखकर हम बड़ी पोजीशन मतलब 2-3 महीनों 6 महीनों के आउटलुक के लिए बना सकते हैं। अक्टूबर के बाद बना के चलिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, और बात करने के लिए हमारे साथ मोल तोल के कंसल्टिंग एडिटर कमल शर्मा जी भी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर मसालों में आज तेजी दिख रही है। धनिया हालांकि कल से ही काफ़ी तेज है, 6% का ऊपरी सर्किट दिखा, आज देखिए करीब करीब 2% ऊपर है, 11,900 के आसपास। टर्मरिक हालांकि शुरुआती कारोबार में सुस्त था, लेकिन अभी देखिए फिलहाल तेजी लौट आई है, 7,000 के ऊपर आ गया है, 1.25% ऊपर है। जीरा हालांकि अभी भी सुस्त है, 24,000 के नीचे ही कारोबार यहां पर हो रहा है, 1.5% की कमजोरी यहां दिख रही है। सिर्फ जीरा कमजोर है, हल्दी और धनिया अच्छी तेजी, धनिया काफी तेज है। क्या लग रहा है, क्या फेस्टिव डिमांड बढ़ने की उम्मीद में ये तेजी दिख रही है, और आगे क्या आपको लग रहा है, ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो ड्राइव करेंगे इन तीनों को? देखिए, पहले विश्वमोहन जी अगर बात की जाए धनिया की, तो धनिया में मैं आपको बता दूं कि ये जो नया फसल वर्ष है जो फरवरी से लेके शुरू हुआ है और सितंबर तक मंडियों में राजस्थान, गुजरात और एमपी की मंडियों में 24% आवक घटी है। यानी 55,18,65 बोरी की आवक हुई, एक बोरी 40 किलो की मानी जाती है। लास्ट ईयर सेम पीरियड में ये आवक करीबन 73 लाख बैग थी। तो एक आवक घटी है। दूसरा जो फेस्टिवल डिमांड है दिवाली की, वो लगभग सभी मसालों की अगर बात कर ले तो पूरी हो चुकी है। अब जो बाजार की नजर है वो है वैवाहिक मांग पर। इसके अलावा धनिया और जीरे की अगर बात की जाए तो इन दिनों में बुआई की भी मांग इनमें निकलेगी, यानी जो सीड के लिए मांग निकलती है। लेकिन अभी हम बुआई कैसी होगी, जीरा और धनिया की बात की जाए तो वो बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इनके बुआई के समय है और बारिश जो हो रही है उससे हो सकता है किसान कुछ जगह सरसों में भी मूव करे या वो गेहूं में मूव करे, क्योंकि गेहूं के प्राइस भी अच्छे हैं और जो जमीन का वातावरण है वो हो सकता है कि उन्हें उससे रोके। या हम बात करें अगर जीरे की आवक की, तो जीरे की आवक भी फसल वर्ष में यानी फरवरी से सितंबर तक में 31% आवक घटी है। करीबन 30,27,275 बोरी, एक बोरी 55 किलो की मानी जाती है, वो आवक हुई है। लास्ट ईयर ये आवक थी 44,12,580 बैग। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों की आवक घटी है। इससे बाजार में रुझान बहुत मजबूत है। और जहाँ जीरे की बात है, जीरे में देखिए बात है कि चाइना की डिमांड कैसी आती है। अगर चाइना में लॉकडाउन हटता है और चाइना में कुछ सैंपलिंग होने की बात बाजार में जरूर सुनी गई है, अगर वो कन्वर्ट होते हैं सौदे तो निश्चित रूप से एक बार जीरा और धनिया फिर मजबूत होंगे। और यह निश्चित है कि जो वैवाहिक सीजन की जो डिमांड आएगी वो इन दोनों कमोडिटी को एक बार बुआई और वैवाहिक सीजन की मांग जरूर ऊपर ले जा सकती है। मैं बात करूं अगर हल्दी की, तो देखिए हल्दी में जो बातें आ रही है नुकसान की, वैसी कहीं भी बातचीत नहीं है। लगभग 90 लाख बैग, यानी एक बैग 60 किलो का मानते हैं हल्दी में एवरेज, तो वो उत्पादन आएगा जो लास्ट ईयर करीबन 83 लाख बैग के आसपास था। यानी उत्पादन बढ़ के आएगा। अभी सिंथेटिक में जरूर बढ़ा है हल्दी। हालांकि हल्दी का बात हम करें तो एक्सपोर्ट भी देखिए, एक्सपोर्ट जो है अगस्त में 23% बढ़ा था, 14,000 ये बढ़ा है। और जो ये गया था 14,326 टन, यानी हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हल्दी अभी भी एक्सपोर्ट अच्छा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका जो है असर आया। हल्दी निचले भाव आए, उसके बाद हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसी वजह से मसालों में मजबूती देखी जा रही है। ओके, यानी ये ट्रिगर है जो यहाँ पर मसालों में तेजी दिख रही है, और आगे भी उम्मीद है कि ये तेजी बनी रहे। केडिया जी, आपका भी मसालों को लेकर क्या होगा, और साथ ही मस्टर्ड पर भी बता दीजिएगा। एक कॉलर भी है जिनका सवाल भी था मस्टर्ड पे, पहले मसाला और फिर मस्टर्ड, क्योंकि वक्त कम है। मसालों की अगर बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा तेजी धनिया और जीरे में लगती है, और हल्दी एक रेंज बाउंड ही रहेगा। धनिया में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर जो एक एफईडी का एक थोड़ा डर था वो निकल चुका है, इसलिए कल हमने 6% की तेजी देखी थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर जनवरी तक की बात करें तो 16,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा।
धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीरे की भी बात करें तो 285 290 तक का लेवल, मतलब 29,000 तक का लेवल दिखा देगा, क्योंकि शॉर्टेज कंटिन्यू रहेगी, डिमांड है। और इस बार ना सोइंग की अगर हम बात करें तो जीरे की जो कंपटीशन रहेगी वो आप मस्टर्ड से, वीट से, सौंफ, इसबगोल, इन सब से रहेगा। तो आई थिंक उसके ऊपर नजर रखिए। एंड लास्ट अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड में स्विंग इस बार थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो टेम्पररी प्राइजेस के अंदर गेन्स है जरूर, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं, 66-50 तक का लेवल हम मस्टर्ड में देख पाएंगे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। स्विंग होते ही प्राइजेस के अंदर एक अच्छी गिरावट रहेगी, जिसमें सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों में गिरावट दिखाई दे रहा है नवंबर से। ओके, नवंबर से यानी गिरावट दिख रही है। संजय यादव का सवाल था कि क्या सरसों में आगे तेजी आ सकती है, ये उनका सवाल था, इसलिए आपसे पूछ लिया। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, कमल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए और पूरा आउटलुक भी समझाया। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।